नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका नादी टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे हाजिरी में हार, बैकफुट पर सरकार। उत्तर प्रदेश में 8 जुलाई को प्राइमरी शिक्षकों को एक आदेश जारी किया गया, जिसमें कहा गया कि वो स्कूल में उपस्थित होते ही बायोमेट्रिक हाजिरी लगाएं। सरकार ने यह फैसला शिक्षकों की लेट लतीफी पर लगाम लगाने के लिए किया, लेकिन इसके विरोध में बड़ा भारी आंदोलन खड़ा हो गया। शिक्षक इस फरमान के बाद से ही आंदोलन पर उतारू हो गए। बाद में सरकार ने कई छूट भी दी, लेकिन करीब सभी शिक्षकों ने बायोमेट्रिक अटेंडेंस का बहिष्कार किया। विपक्षी पार्टियां, खासकर समाजवादी पार्टी भी इस आंदोलन में कूद पड़ी। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार शिक्षक और शिक्षक के खिलाफ है। उन्होंने चेतावनी दी कि भाजपा सरकार शिक्षकों और कर्मचारियों का जो विरोध है वो कर रही है, जिसकी वजह से ऐसा आंदोलन शुरू करने के लिए वो बाध्य होंगे, जिससे हर क्षेत्र में ठहराव आ जाएगा। एक तरफ शिक्षक का आंदोलन, दूसरी तरफ विपक्ष द्वारा आंदोलन की दी जा रही चेतावनी से सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा। आदेश वापस ले लिया गया और मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी का गठन कर दिया गया, जो अब रिपोर्ट देंगी। इसके बाद ही इस आदेश के बारे में विचार किया जाएगा। यानी आदेश अब ठंडे बस्ते में जा चुका है। उत्तर प्रदेश में शिक्षकों की संख्या अच्छी खासी है और उनमें भी सरकारी प्राइमरी शिक्षकों की संख्या 6 लाख के करीब। प्राइवेट स्कूलों के शिक्षक समय पर पहुंचते हैं, लेकिन सरकारी स्कूलों के शिक्षक मनमानी करते हैं, ऐसे आरोप लगते हैं। शिक्षकों के संगठनों का कहना है कि शिक्षकों से शैक्षणिक कार्य के अलावा 30 ऑफलाइन कार्य भी कराए जाते हैं, लेकिन हाजिरी ऑनलाइन क्यों नहीं लगाई जाती। केवल समाजवादी पार्टी ही नहीं, बीजेपी के एमएलसी ने खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर कहा कि इस निर्णय से नुकसान होगा। लोकसभा चुनाव के बाद से ही भाजपा के अनेक नेता पार्टी की गिरती लोकप्रियता से चिंतित हैं। ऐसे में शिक्षक जैसे बड़े कर्मचारी वर्ग को नाराज करने का जोखिम भाजपा नहीं लेना चाहती। लेकिन सवाल वही कि शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए उठाए गए कदमों का इतना प्रबल विरोध क्यों हो जाता है, इसी पर हम चर्चा करेंगे। इस पर कुछ राजनीतिक प्रतिक्रियाएं हैं, पहले वो सुन लीजिए, उसके बाद मेहमानों से आपकी मुलाकात है। नहीं, देखिए, ये पूरी तरीके से अव्यवहारिक चीज़ है। ये अगर लगाना है तो आप किसी के ऊपर जो भी पूरी तरीके से पूरे प्रदेश के अंदर एक साथ उसे विचार करना चाहिए, पर ये मुझे लगता है कि अव्यवहारिक नहीं है, अव्यवहारिक है। और ये इसलिए 6 महीने की रोक लगी है कि पूरी तरीके से शिक्षक मुखर हो गए, आम आदमी मुखर हो गए, आम समर्थन, हम सब लोगों का समर्थन आ गया शिक्षकों के साथ। पर ये केवल जो स्थगित हुआ है, मैं फिर कहना चाहूँगा, ये 10 विधानसभा के उपचुनाव होने जा रहे हैं, इसके लिए केवल स्थगित किया है इस सरकार ने। पूरे प्रदेश में डिजिटल अटेंडेंस किसी विभाग में लागू नहीं किया गया। प्राथमिक शिक्षकों का परिवार प्रदेश का सबसे बड़ा परिवार है। इसका योगदान राज्य के संचालन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। उसके खिलाफ उसे अपमानित करने के लिए अधिकारियों ने ये अव्यवहारिक निर्णय लिया है। कोई नीति और नियम जब बने तो समरूपता होनी चाहिए, सबके लिए लागू होना चाहिए। प्रदेश में किसी अन्य विभाग के लिए डिजिटल अटेंडेंस नहीं लागू किया गया। अभी डीजी बेसी के कार्यालय में जांच हुई, 85 कर्मचारी अनुपस्थित पाए गए। उन्होंने अपने ऑफिस का तो डिजिटल अटेंडेंस नहीं किया। वो शिक्षक समाज जो कोरोना काल से लड़ते हुए चुनावी ड्यूटी दिया और 1621 शिक्षकों ने अपना बलिदान कर दिया, अपना जीवन लोकतंत्र के लिए कुर्बान कर दिया गया। उनके योगदान को, उनके बलिदान को बुलाया जाना उचित नहीं है और ये निर्णय निरस्त होना चाहिए। चिकित्सक समय पर पहुंचते हैं, समय पर ही वैज्ञानिक पहुंचते हैं, समय पर ही इस देश के उच्च अधिकारी भी पहुंचते हैं। यह नियम बहुत पहले से ही केंद्र सरकार द्वारा लागू किया गया और उसके बाद उसका अनुपालन सुनिश्चित कराया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। अब ये प्रदेश में भी योगी आदित्यनाथ जी ने भी सुनिश्चित कराया कि लोग समय से पहुंचे, और समय से पहुंचना अनिवार्यता है, एक अनुशासन है। और अगर हम अनुशासन को तोड़ने की बात करते हैं तो निश्चित तौर पर हम छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। देखिए, शिक्षा के बुनियादी समस्याओं और संसाधनों पर ध्यान देने की बजाय उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के डबल इंजन की सरकार लगातार शिक्षकों के प्रति अविश्वास का माहौल पैदा कर रही है। सरकार को डिजिटल अटेंडेंस से पहले तमाम वो विसंगतियां दूर करनी चाहिए जो इसमें बाधाएं आ रही हैं, जो रोड़े आ रहे हैं, उनको समाप्त करना चाहिए।
सपा का कहना है कि इन विसंगतियों को दूर करने के बाद इन तमाम चीज़ों को करना चाहिए और उसके लिए समय लिया गया है, कमेटी काम करेगी। लेकिन इधर खबर ये भी निकलकर सामने आ रही है कि अब इसे निरस्त करने की मांग तमाम शिक्षक संगठन कर रहे हैं। चलिए, मिलियन मेहमानों से जो हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं उनसे आगे भी इस चर्चा को लिए जाएंगे और समझेंगे कि इस मसले को वो कैसे देख रहे हैं। बालकृष्ण पांडे जी भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत बालकृष्ण पांडे जी। राजेंद्र सागर जी प्रवक्ता है कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत राजेंद्र जी। पूजा मिश्रा सपा से हमारे साथ जुड़ रही हैं, आपका भी स्वागत। रोशन जबीर साहब राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रोशन साहब आपका भी स्वागत। बालकृष्ण जी, विसंगतियां थी, गलतियां थी या जो भी था वो वर्क नहीं कर रहा था, जो आप लोगों ने टैबलेट में दिया था, तमाम चीजें, और अब ये आरोप कि आप लोग उपचुनाव के लिहाज को देखते हुए, उपचुनाव को देखते हुए आप लोगों को बैकफुट पर आना पड़ा। दोबारा से आप 6 महीने बाद फिर शिक्षकों के सामने अटेंडेंस वाला फॉर्मूला रख देंगे, क्या कहिएगा सर? देखिए, बहुत स्पष्ट रूप से एक कमेटी का गठन किया गया है मुख्य सचिव की अध्यक्षता में। 2 महीने का समय है जी। और जहां पे जो कमेटी शिक्षक संगठनों से, शिक्षकों से बातचीत करके जो विसंगति है, जो उनकी मांगे हैं, उस पर विचार करके जो शिक्षकों के हित में, बच्चों के हित में, समाज के हित में जो निर्णय होगा वो निश्चित रूप से लेने में उसमें भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की सरकार कोई कोताही नहीं बरतेगी। बहुत स्पष्ट बात है, क्योंकि एक बड़ा समूह जब कोई अपनी किसी विषय के प्रति, किसी नियम के प्रति कहीं उसका भाव रहता है कि ये ठीक नहीं है, तो एक प्रजातांत्रिक सरकार होने के नाते, लोकतांत्रिक सरकार होने के नाते ये हमारा दायित्व बनता है कि उनकी बात को गंभीरता पूर्वक सुनी जाए। यदि उनकी कुछ ग्रीवांसेज है तो उन ग्रीवांसों को खत्म किया जाए और सुन करके यदि कोई नियम लागू किया जाए, ठीक है। लेकिन मैं एक स्पष्ट बात कर दूं कि आज जो लोग भी कह रहे हैं शिक्षकों के प्रति ऐसा है, नकल माफिया या नकल कराने वाले लोगों को तरजीह देने वाले लोग शिक्षा और शिक्षा व्यवस्था में बात करने लायक नहीं है। हमने आदर्श विद्यालय, आप एक बात इसको बहुत गंभीरता से देखिए। एमएलसी ने ही मुख्यमंत्री साहब को खत लिखा था। नहीं, उन्होंने जो बात कही है निश्चित रूप से चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं और उनको अपनी बात, उन्होंने अपनी बात रखी है। आपने शिक्षा माफिया से तोल दिया ना, इसलिए मुझे याद दिलाना पड़ा। नहीं, जो लोग विरोध कर रहे हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ। समाजवादी पार्टी का चरित्र आपको पता है, शिक्षा का स्तर क्या रहा है, 60 सालों में शिक्षा कहाँ चली गई। जो अगर आज कॉन्वेंट एजुकेशन के लिए बच्चे जो जाते हैं, 5-5 हजार रुपए महीने फीस है, क्या हमारे पास इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है? यदि हम थोड़ी सी चीजें ठीक करके और हम इतनी बढ़िया सैलरी देते हैं शिक्षकों को, तो मुझे लगता है कि एक अच्छी व्यवस्था का निर्माण कर सकते हैं। तो ये लोग ना बोले, लेकिन आपके एमएलसी जो है उनका ये भी कहना है सर कि जो ये सिस्टम को जिसने बनाया है उनके खुद के दफ्तर में ही इस तरह का बायोमेट्रिक हाजिरी लगाने का कोई फॉर्मूला या सिस्टम नहीं है। ये अगर हाजिरी लगाने का सिस्टम है तो सिर्फ शिक्षकों के लिए क्यों, बाकी लोगों के लिए क्यों नहीं? देखिए, जो शिक्षा व्यवस्था यह है कि अगर आप 10 बजे से लेकर 3 बजे तक विद्यालय चल रहे हैं तो 10 से 3 पढ़ाना ये छात्रों के हित में है, हमारे आने वाली भावी पीढ़ी के हित में है। निश्चित रूप से जो ऑफिशियल काम है, जो डीजी ऑफिस की बात है या उस प्रकार की, ठीक है, उनका अपना क्लर्कियल काम है या अन्य चीजों के काम है, उसमें भी ये व्यवस्था अगर वो हमारे ना सर जी हाजिरी लगती है। यदि कोई ऐसी व्यवस्था है तो वहां भी बननी चाहिए। लेकिन इस विषय में मैं बहुत गंभीरता के साथ कह दूं कि लक्ष्य इतना ही है कि इस देश में एक और आरोप जो ये लगा रहे हैं जो तमाम शिक्षक संगठन हैं कि उनसे ऑफलाइन कई सारे काम लिए जाते हैं, उसकी हाजिरी आप लोग ऑनलाइन नहीं लेते, जिसमें उनको तमाम जगहों पर भेज दिया जाता है, जो काम उनका नहीं है वो काम उनसे कराया जाता है। इसको लेकर भी बड़ी नाराजगी है सर उनमें। निश्चित रूप से पारुल जी, इन्हीं विषयों को लेकर जो मुख्य सचिव की अध्यक्षता में जो कमेटी बनी गई है वो इन लोगों की जो ग्रीवांसेज हैं इनकी बात को सुनने के लिए ही बनाई गई है और सुन के उसके बाद निर्णय होगा। न उसमें न हमारी शिक्षा व्यवस्था कहीं प्रभावित होगी, न हमारे शिक्षक असंतुष्ट होंगे। इस प्रकार उत्तर प्रदेश सरकार का, भाजपा सरकार का मत। वेरी नाइस सर। सवाल ये है कि सिस्टम में बैठे लोग जिन्होंने इस पूरे सिस्टम को डेवलप करने की कोशिश की, क्या उन्होंने इसको टेस्ट नहीं किया? और अब जब ये बैकफुट पर आ रहे हैं, ये कह रहे हैं कि निरस्त कीजिए नहीं। अब वो आपकी कमेटी पर कोई बवाल नहीं कर रहा है, वो कह रहे हैं आप तो खत्म करो ये सिस्टम, इस पर वो नहीं मानने वाले। अब क्या करेंगे? देखिए पारुल जी, निश्चित रूप से यदि हमको देश को, प्रदेश को शिक्षा को ठीक करना है तो हमको कुछ निर्णय ठीक ढंग से लेने ही होंगे। हाँ, वो सहमति के साथ हो और हमारा जो शिक्षक वर्ग है वो भी मानसिक रूप से उसके लिए तैयार हो जाए। ये प्रयास सरकार निश्चित करेगी, उनका मानस तैयार करने का प्रयत्न करेगी और उसमें सफल भी होगी, इसमें कोई दो राय नहीं। चलिए, अमूमन सारे सवाल हो गए। एक जो मेरा कनेक्टेड क्वेश्चन था कि उपचुनाव को देखते हुए ये निर्णय आपको लेना पड़ा, मजबूरी हो गई थी, 6 लाख वोटर्स जा रहे थे।
51 से राजनीति में है हम लोग, तो हम चुनाव के लिए, हमारी राजनीति मात्र चुनाव के लिए नहीं, हमारे लिए देश प्रथम होता है, देश की व्यवस्था प्रथम होती है, देश का युवा पहले है, देश का जो जन्म लेने वाला बालक है उसकी शिक्षा दीक्षा उचित प्रबंध हो, ये हमारे लिए पहले है। ओके, वापस आ रही हूँ। आप पूजा जी, सियासत इसमें भी ढूंढ रहे हैं, भला अटेंडेंस की अगर बात हो रही है तो इसमें इतना गरम मसाला तड़का लगाकर सपा क्यों देख रही है? आपको नमस्कार पारुल जी, और साथी प्रवक्ताओं को मेरा नमस्कार। और समाजवादी पार्टी को ना तड़का लगा के देख रही है। ये जो 6,35,000 शिक्षक है, ये तो बहुत पहले से प्रोटेस्ट कर रहे थे जब ये डिजिटल जो है अटेंडेंस की बात आई। तो पारुल जी, बहुत समझना सबसे पहले ये जरूरी है कि चलिए ठीक है, आप डिजिटल अटेंडेंस लेकर के आए, हम कह रहे हैं कि ऐसे गाँव है, आप चले जाइए जहाँ पे नेट की कोई सुविधा ही नहीं है। मैं प्रयागराज रहती हूँ, यहीं से 45 किलोमीटर दूर मेरा गाँव है, मैं कभी लाइव डिबेट नहीं कर पाती हूँ, नेट की सुविधा ही नहीं। आप चाहे 10 घंटे दे दीजिए, चाहे 12 घंटे दे दीजिए, जब वहाँ पे नेट की सुविधा ही नहीं है तो आप वहाँ पे डिजिटल अटेंडेंस करेंगे कैसे? पहली बात। दूसरी बात, कई सारे जो तराई इलाके हैं वहां पे क्या हो रखा है कि पूरे प्राथमिक विद्यालय ही पानी में डूब गए हुए हैं। तो आपने वहां पे पहुंच के जो लॉन्गिट्यूड अल्टीट्यूड आपने सेट कर रखा हुआ, उस पर डिजिटल अटेंडेंस कैसे देगा? उसके बाद पहली बात तो ये जानना जरूरी है ना पारुल जी, क्या आपने उतनी सुविधाएं दे दी हुई है? अप्रैल में खुला था स्कूल और आज तक किताबें नहीं पहुंची स्कूलों में। और बात कर लेते हैं, तो क्या अब सारे स्मार्ट क्लासेस सारे जगहों पे लग गए हैं क्या? 30,000 स्मार्ट क्लासेस का आपने टारगेट रखा था, अगर आप 30,000 भी लगा लिए होंगे, जो कि मुझे पता कि नहीं 10,000 लगा, हो सकता है कुछ अप डाउन हो, तब भी जो है 25% ही आप प्राथमिक विद्यालयों में एक स्मार्ट क्लास लगाएंगे, तब होगा कि 25% विद्यालयों में एक स्मार्ट क्लास लगा लेंगे। कि आप उनको जो है टार से उठा करके बेंच पे बैठा दिए हुए हैं। उसके बाद आते हैं कि प्राथमिक विद्यालय में पारुल जी 6 साल की उम्र में एडमिशन होता है। लड़कियों का अगर 6 साल की उम्र में एडमिशन हो रहा है तो आपको पता है 9 साल की उम्र में मेंस्ट्रुअल साइकिल आ जाता है। तो क्या इसकी सुविधा आपने रखी हुई है? क्या आप उनको सैनिटरी पैड फ्री में देते हैं? क्या आप उनको पूजा जी, आपको जानकारी नहीं है, समाजवादी पार्टी में ऐसी व्यवस्था नहीं थी। आज भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक स्कूल में, प्रत्येक विद्यालय में सैनिटरी सैनिटाइजेशन की जितनी व्यवस्था सब अवेलेबल है। ऐसे नहीं बालकृष्ण जी, वापस आऊंगी। आपको मैं डिस्टर्ब नहीं किया। पूजा जी, ये गारंटी कौन लेगा कि अगर शिक्षक नहीं पहुंच रहे हैं टाइम पर, नहीं पढ़ा रहे हैं बच्चों को, क्योंकि ऐसे भी कई घटनाक्रम हुए हैं ना, इसको भी नकारा नहीं जा सकता कि ऐसा कभी हुआ ही नहीं। तो ऐसी भी बहुत सारी घटनाएं सामने आई हैं, तो उसकी गारंटी कौन लेगा? फिर वो प्रयास कर रहे हैं, सिस्टम को दुरुस्त करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, पहले तो कोर पे ग्राउंड पे वर्क करेंगे नहीं, आप कोर सुविधाएं तो करिए ना। आप नेट पहुंचा दीजिए सारी जगहों पे स्मार्ट क्लासेस कर दीजिए। तब अगर शिक्षक कहता है कि नहीं आप मैं डिजिटल अटेंडेंस नहीं दूंगा, रोडे पहुंचा दीजिए आप स्कूलों तक। अब उसके बाद कहता है कि नहीं मैं नहीं पहुंच पा रहा हूँ, सब टीचर तब अटेंडेंस सही समय पर लग जाए, सही समय पर पढ़ाई शुरू हो जाए, इसके फेवर में तो है ना आप लोग? नहीं, बिल्कुल क्यों नहीं होंगे? तो फिर अब जो शिक्षकगण ये चाह रहे हैं कि नहीं साहब इसको तो निरस्त ही करो, कोई भी फॉर्मूला हमें नहीं चाहिए, उस पर क्या कहेंगे फिर? नहीं, शिक्षक ये चाह रहे हैं कि जो है पहले आप जो मूलभूत चीजें कोर समस्याएं हैं उनको दूर करिए, उसके बाद में जो है नहीं, ये जो अटेंडेंस वाली बात है इसको लेकर जो खबर सामने आ रही है ये कि वो निरस्त करने की मांग कर रहे हैं कि कमेटी नहीं निरस्त चाहिए। नहीं, मुझे नहीं लगता कि पारुल जी जो है वो निरस्त ये चाहेंगे कि डिजिटल अटेंडेंस कभी ना हो, लेकिन पहले सारी स्कूलों तक वो डिजिटल अटेंडेंस के खिलाफ है ना मैडम। अटेंडेंस तो वो रजिस्टर में देते हैं, मैं इसलिए पक्ष पूछ रही हूँ आपका। अटेंडेंस तो लगनी चाहिए ना, और सही लगनी चाहिए कि हम 2 दिन नहीं, तीसरे दिन आके तीनों दस्तखत कर दिए, ये नहीं होना चाहिए ना। ये समझदारी जो दिखाते हैं कई टीचर्स, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके खिलाफ भी तो खड़े होना पड़ेगा ना आपको। शिक्षक ऐसा कर भी नहीं रहे हैं। चलिए, लौट रहे हैं, शिक्षक ऐसा मैक्सिम कर भी नहीं रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, इसीलिए मैंने ये सारी पूछे की कि गलत को गलत, सही को सही, तो ठीक है। नहीं तो फिर अगर सभी गलत और सभी सही, जैसा शिक्षक कहे वही सही, तो फिर राजनीति दिखने लगती है ना मैडम। ठीक है, कांग्रेस के पास जा रही हूँ। राजेंद्र जी, अपना पक्ष रखिए, क्या कहना चाहेंगे? देखिए पारुल जी, हमारे इस देश में गुरु का बहुत मान सम्मान किया जाता है, और ये जो कहावत है गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, तो गुरुओं का सम्मान करते हुए उनकी जो मूलभूत जो परेशानियां हैं उनको ध्यान में रखते हुए पहले
उन चीजों को सही करना चाहिए, ना कि आप डिजिटल, फिर बाकी के सारे काम आप डिजिटल क्यों नहीं करवाते शिक्षकों से? शिक्षक 35-40 किलोमीटर दूर जो है इंटीरियर में जाते हैं, वहां पुल नहीं है, नदी नहीं है, ये नदी में से जो है तैर के जाते हैं, लोग नाव से जाते हैं, बहुत सारी ऐसी जो है क्या कहते हैं परेशानियां हैं, जो प्रॉब्लम आती है। पहले आप उन पे काम करिए। शिक्षकों को आपने इतना बोझा लाद रखा है, उनको 30 काम आपने पढ़ाई के अलावा दे रखे सर, अगर तो बच्चा सभी लोग शिक्षकों की सोचते रहेंगे तो छात्रों की कौन सोचेगा सर? क्वालिटी एजुकेशन की कौन सोचेगा सर? पढ़े लिखे शिक्षक फैकल्टी जो होनी चाहिए वो ऐसी हो जो आज के बच्चों को कंपटीशन के लिए तैयार करा पाए। वो फैकल्टीज हैं क्या हमारे पास? पारुल जी, मैं उसी चीज पे आ रहा हूँ। मैं वही कह रहा हूँ कि पहले जो छात्र छात्राओं को जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जो पढ़ने के लिए जो सुविधाएं होनी चाहिए, पहले उनकी दुरुस्त करिए, ना कि एक डिजिटल हाजिरी। चलिए, शिक्षक अगर टाइम पे पहुंच गया वो अटेंडेंस लगा देगा, लेकिन गाँव में बच्चे जो है घर से पकड़ के लाने पड़ते हैं शिक्षकों को। ठीक है, छात्रों थोड़ा सा छात्रों की तरफ भी अपना झुकाव रखिए। जो बेचारे कई बार हमने देखा है कि कलेक्टर कार्यालय की कहीं कहीं पर पहुंच करके हमारे शिक्षक ही नहीं पहुंच रहे स्कूल। अभी कुछ ही दिन पहले मैं याद कर रही हूँ, मैंने एक खबर पढ़ी थी जिसमें शिक्षकों के लिए आंदोलन कर रहे थे छात्र, बच्चे खड़े हुए थे, ताला लगा हुआ था स्कूल में। शिक्षक समय पे ना पहुंचे बहुत कम होता है। आप बताइए, 6.5 लाख शिक्षक हैं और लाखों स्कूल है उत्तर प्रदेश के अंदर ही, कितने स्कूलों को ताले लगे मिले हैं? कभी कोई कहीं का महिला आ गया उसको हाईलाइट कर दिया। प्रभु, एक बात बताइए, हम मेट्रो सिटीज में रह रहे हैं, आप भी बड़े शहर में रह रहे हैं, आपके यहाँ से कितने लोग दूसरी जगहों पर ट्रेवल करके काम करने जाते हैं? भले ही किसी भी साधन से पहुंचते हो, पहुंचते तो है ना अपनी नौकरी करने। वो इंजीनियर में नहीं आते हैं, कुछ ना कुछ साधन जुटाना पड़ता है ना सर। फिर चाहे आप मेट्रो पकड़ो, आप बस पे लद के जाओ, आपको अपनी नौकरी करने जाना पड़ेगा क्योंकि आप प्राइवेट में कर रहे हो। ये चला चुका रही है सरकार। ऑडियो दीजिए जरा। लोगों को आप मेट्रो की बात कर रही है। चलिए, रोशन सुमेर साहब, केवल नाम की स्मार्ट सिटी, आज स्मार्ट सिटियों का आप हाल देख लीजिए, गाँव की तरफ जाइए। आप जब दिल का हाल बयां कर रहे हैं उन शिक्षकों का, तो मैं नैतिक कर्तव्य भी बता दे रही हूँ कि हमने एक वक्त देखा था रोशन साहब, और अभी भी कई जगहों पर हम देखते हैं कि एक बड़ी अच्छी खबर थी, मैं जगह का नाम याद नहीं कर रही हूँ। टीचर बेचारे विकलांग थे और बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूटर से जाते थे, तमाम संसाधन, कोई सैलरी, कोई फीस नहीं, सिर्फ उनकी अंदर की इच्छा कि हाँ मुझे बच्चों को पढ़ाना है। कई जगहों पर ऐसे एग्जाम्पल हैं सर, और आज भी कई जगहों पर हम ये देखते हैं कि जो टीचर हैं वो भले ही वहां पर नहीं होती किताबें, ये है विसंगति है कि हमारे हर बच्चे के हाथ में तमाम सुविधाएं होनी चाहिए, लेकिन नहीं भी होती हैं। तो अगर शिक्षक की खुद की इच्छा है, खुद की सोच है, तो वो बच्चों को ब्लैक बोर्ड से भी पढ़ाता है रोशन साहब। लेकिन अगर एक ही पक्ष को, मैं नहीं कहती कि आप शिक्षकों की जो डिजिटल अटेंडेंस है उसको ठीक नहीं कीजिए या उसके बारे में क्या सोच रहे हैं, दोनों ही पक्ष को रख के सोचना पड़ेगा। एक तरफ से तो शिक्षा का स्तर नहीं सुधरेगा रोशन साहब, और उसको लेकर हो रही पॉलिटिक्स कमाल है। जी पारुल जी, सबसे पहले तो अनादि टीवी के तमाम दर्शकों को, हमारे साथी पैनलिस्ट को और सबको मेरा नमन। देखिए, ये जो फैसला सरकार ने लिया डिजिटल अटेंडेंस का, मैं जानता हूं इस बात को, किसी स्तर पर अगर कोई बड़ा सुधार आप करना चाहते हैं तो कोई इनिशिएटिव आपको लेना पड़ेगा। इससे मैं सहमत हूं, सरकार को साधुवाद भी देता हूं। और सरकार ने एक चीज और, जो इस फैसले पर रोक लगा दी 2 महीने के लिए और समिति गठित कर दी, इस बात के लिए भी साधुवाद कि वो हठधर्मिता नहीं कर रहे हैं, टीचर्स की बात भी सुन रहे हैं कि भाई क्या बात है, आप अपनी समस्याएं रखें। एक बात से मैं बड़ा सहमत हूं, इस बात से कि जो हमारे शिक्षक बंधु हैं उनको 30 अलग अलग कामों में लगाया जाता है। तो उन जैसे मतगणना की बात हो, जनगणना की बात हो, पोलियो की दवाई पिलाने जाना पड़ता है, इतने भी चीजें, जो कोई अधिकारी आ गया तो सबसे पहले टीचर को ही ड्यूटी लग जाती है उसके स्वागत में। ये सारी विसंगतियां हैं एक चीज। लेकिन अगर हम इसी तरह उलझते रहे, हर चीज में राजनीति देखते रहेंगे, तो फिर तो कोई सरकार आएगी, हर आदमी हर धर्मी करेगा। जहां तक एक सवाल और उठ रहा है कि जिस विभाग ने या जिन अधिकारियों ने
ये डिजिटल अटेंडेंस की बात करी है वो खुद अपने ऑफिस में क्यों नहीं लगवा रहे? शुरुआत कहीं ना कहीं से तो पारुल जी करनी पड़ेगी। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह साहब ने जब नकल अध्यादेश के ले आया था उन्होंने, तो शिक्षा के स्तर में सुधार हुआ था। हाय तौबा तो लोग तब भी मचा रहे थे। मैं तो प्राइवेट सेक्टर से हूँ, तमाम कंपनीज में मैंने इंटरव्यू लिए हैं। उस समय एक ट्रेंड बन गया था कि लोग जब पूछते थे, मार्कशीट देखते थे तो कहते थे भाई अगर कोई 80% लड़का पास होके आया है तो पूछते थे कि भाई कल्याण सिंह के जमाने में पास हुए हो कि मुलायम सिंह के जमाने में पास हुए हो। ये चीजें थोड़ा सा राजनीति के ऊपर की चीजें हैं। तो कुछ स्टेप जो सरकार लेने चल रही है, हमें कभी हर चीज में राजनीति नहीं देखना चाहिए, बच्चों का भी भविष्य देखिए। हाँ, इस बात का मैं बिल्कुल समर्थक हूं कि पहले प्राइमरी टीचर्स के जो कार्यक्षेत्र हैं उनको शिक्षा तक सीमित रखें, अन्य कामों में उनका उपयोग जहां तक संभव हो कम कर सके। और बस एक बात में बात अपनी समाप्त कर रहा हूं, और ये विसंगति सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की देन नहीं है, ये हमेशा से कांग्रेस के टाइम में, समाजवादी पार्टी के टाइम में, बहन मायावती जी के समय में हमेशा से चलती आई थी। तो हाय तौबा इसी बात की क्यों? भारतीय जनता पार्टी ने अगर कोई स्वागत योग्य कदम एजुकेशन की जब बात हो तो शिक्षक भी हमें जब आज के इस कंपटीशन की बात करें अलका जी, तो आज के इस दौर में हम देखते हैं शिक्षक भी उतने तैयार हमें मिलने चाहिए। समय पर हमें शिक्षक मिले, समय पर हमें पढ़ाई शुरू हो, सारी चीजें क्योंकि सरकारी स्कूल की तरफ बच्चों का रुख कम हो चला है। पेरेंट्स भी अब चाहते हैं प्राइवेट स्कूल में बच्चा जाए। तो एक तो ये कोशिश है कि सरकारी स्कूल की तरफ बच्चों का रुझान बढ़े, और सरकार की भी कोशिश है कि ये प्रयास हो। लेकिन जो शुरुआत हुई उसमें जो कमियां आई, उन कमियों को अलग कीजिए। तो क्या ये डिजिटल अटेंडेंस बेहद ही बदतर तरीके की व्यवस्था थी क्या? पारुल जी धन्यवाद। सभी का एक बार पुनः स्वागत है इस डिबेट में आज की। मैं ये कहना चाहती हूँ कि योगी जी जैसे जाने जाते हैं कड़े नियमों का लाने के लिए, सिस्टम को सुधारने के लिए, और मैं ये देख रही हूँ कि योगी जी ने जो है वो लोकतंत्र को पूरा जो है सम्मान दिया है। क्योंकि जैसे कि यहाँ पे अभी हमारे एक भाई ने कहा कि जो है योगी जी ने हठ धर्मिता नहीं दिखाई है, और लोकतंत्र को पूरा सम्मान ये दे रहे हैं कि कहीं ना कहीं शिक्षकों से बात कर रहे हैं। और ये जो आदेश है निरस्त भी हो गया है, 2 महीने के लिए इसको जो है रोक दिया गया है, इस आदेश पे जो है रोक लगा दी गई। तो हम देख रहे हैं योगी जी जो है सिस्टम को जहां सुधारना भी चाहते हैं, वहां पर शिक्षकों से बात करना चाहते हैं और उनके प्रॉब्लम्स को भी जानना चाहते हैं। और उन्होंने ये वहां के शासन प्रशासन जो है उनको भी ये ऑर्डर दिए है कि आप जाइए, जमीन पर जाइए, शिक्षकों से बात कीजिए, उनकी भी प्रॉब्लम जानिए और प्रॉब्लम का एक जो है समाधान निकालने का प्रयास करें। जहां तक ये बात डिजिटलाइजेशन की है, तो मैं मानती हूँ ये बहुत ही अच्छा सिस्टम है। और मैंने देश विदेश बहुत घूमे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जो विदेशों में जो पढ़ाई का सिस्टम है, एजुकेशन पे बहुत जोर दिया जाता है, और वहाँ के जो सरकारी स्कूल है उनकी जो नींव है उनकी बहुत स्ट्रांग है। और हमने दिल्ली में भी देखा कि किस तरीके से जो है एजुकेशन सिस्टम पे काफी काम हुआ दिल्ली की सरकार, चाहे हम केजरीवाल जी की सरकार की बात करें, तो कहीं ना कहीं एजुकेशन सिस्टम लोग पसंद करते हैं कि स्ट्रांग हो। और अगर हमारा एजुकेशन सिस्टम जो सरकारी जो सिस्टम है अगर वो स्ट्रांग होगा तो बिल्कुल कोई भी व्यक्ति जो है अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाना चाहेगा। और मैं ये देखती हूँ सरकारी स्कूल के जो टीचर्स हैं, मैंने खुद जमीन पे जाके ये देखा है, मैंने बहुत सारे स्कूल विजिट करे हैं, गाँव में जाके विजिट करे हैं, मैंने देखा है कि जो सरकारी जो टीचर्स है उनका जो लेवल है कहीं ना कहीं कॉन्वेंट स्कूल के लेवल से बहुत अच्छा है। वो लोग बहुत अच्छे, और कई टीचर्स तो अमेजिंगली बहुत अच्छे टीचर्स हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत सारे इवन प्राइवेट स्कूल्स के बच्चे भी अगर उनसे कोचिंग ले तो बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर हमारा सिस्टम पूरा सुधरेगा तो ये एक बहुत अच्छा, ये जो डिजिटल सिस्टम जो लाया गया है, मैं इसको पूर्ण तरह से इसके साथ में हूँ। तो एक कहीं ना कहीं मॉनिटर करने के लिए जो है एक सिस्टम बनना चाहिए और सुधारना जरूरी है बालकृष्ण पांडे जी। लेकिन सुधार के लिए आपको इंटरनेट जगह जगह पहुंचाना पड़ेगा। सुधार के लिए जो परेशानियां शिक्षकों को हैं वो करनी पड़ेंगी दुरुस्त, और जो अलग अलग कामों में आप लोगों ने बिजी कर रखा है शिक्षकों को, फिर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन दुरुस्त करनी है, उसमें भी आप कर रहे हैं, तो दोनों काम एक साथ नहीं हो पाएंगे ना सर? देखिए, निश्चित रूप से हम शिक्षा नीति भी हम ले आए हैं, और नई शिक्षा नीति के तहत हम इस देश की और इस प्रदेश की शिक्षा को शानदार करना चाहते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ अगर आप देखें तो जो रिसर्च वर्क है, मैं आपको एक आंकड़ा बताता हूँ पारुल जी, कि सबसे अच्छा जो रिसर्च वर्क है वो अमेरिका में है, अब चीन की तरफ शिफ्टिंग हुई। तो अगर देश के स्तर को, देश की अर्थव्यवस्था को ऊपर उठाना है तो हमें शिक्षा के स्तर को बहुत अच्छा करना पड़ेगा।
तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहे वो केंद्र की हो चाहे वो राज्य की जापान हो, का शिक्षा का बजट और हमारे देश का शिक्षा का बजट, फिर कॉम्प्लिकेशंस हो जाएंगे। नहीं कॉम्प्लिकेशंस है, लेकिन आपको करना तो पड़ेगा ना पारुल जी, इनिशिएटिव तो लेना ही पड़ेगा आपको। सरकार में आप हैं, आप ही को तो प्रयास कर तो रहे हैं, पारुल जी कर तो रहे हैं। इंटरनेट यूजीसी ने फंड घटा दिए हैं, यूजीसी ने फंड घटा दिए हैं, आपको पता है? यूजीसी के फंड कटे हैं, आप कह रहे हैं एजुकेशन में सुधार कर रहे हैं। ठीक है, राजेंद्र जी छोटी सी टिप्पणी, उसके बाद मुझे इजाजत लेनी होगी। देखिए, अभी जो भाई कह रहे थे थोड़ा जल्दी से शिक्षा माफिया, शिक्षा माफिया, तो बेसिक में कौन सा शिक्षा माफिया आ गया? अरे आप प्राइवेट स्कूल को आपने इतनी छूट दे रखी है, जमीर साहब कुछ कहना चाहेंगे? खाना पीना सब कुछ शिक्षा माफिया का टॉपिक नहीं है अभी सर। जमीर साहब नहीं, कुछ कहना चाहेंगे? जो बात करना उस बात पे जा रहा हूँ। दूसरा शिक्षा, अरे भाई 60 साल तक देश को शिक्षा में अशिक्षा में देश को उगाड़ के रखने वाले लोग क्या आप बेकार की क्यों बात करते हैं? प्लीज जब आप हमारे साथ चर्चा में हो तो मैं चाहती हूँ सभी का पक्ष क्लियर और क्लीन जनता के पास जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे थे, हाजिरी में हार, बैकफुट पर सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा, क्योंकि सच है कि 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव और 6 लाख जो शिक्षक हैं उनकी नाराजगी कतई बर्दाश्त नहीं हो सकती, वो भी तब जब लोकसभा में बीजेपी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन ना किया हो। अब बीजेपी कह रहे हैं हम शिक्षा के स्तर को सुधारना चाहते हैं, डिजिटल सिग्नेचर चाहते हैं, डिजिटल हाजिरी चाहते हैं, लेकिन डिजिटलाइज गांव नहीं हो पाए सर, इंटरनेट की दिक्कत है, टावर लगे नहीं है वहां पे, और है भी तो कई बार बफरिंग कर रहा है आपका वो टैब में ऐप जो चल ही नहीं रहा है। तो शिक्षकों की भी कई सारी दिक्कतें, शिक्षकों का कहना यह भी है कि शिक्षा का स्तर सुधार रहे हैं तो हमें प्रॉपर शिक्षा में ही डालिए, ना कि 30 और काम हमसे करवाइए। तो कई सारी चीजें अब जिस पर सियासत भी होने लगी है, क्योंकि विपक्ष के नेताओं ने शिक्षकों का साथ दे दिया है। वो बात अलग है कि शिक्षा को सुधारने का काम बहुत पहले से हो जाना चाहिए था, बहुत समय पहले से हो जाना चाहिए था, जैसे कि कह रहे थे अभी रोशन साहब भी कि मुलायम साहब का समय हो या फिर अन्य नेताओं का समय हो तब भी ध्यान देना चाहिए था। ये आज चर्चा का विषय ही नहीं होता कि शिक्षा का स्तर सुधरे, लेकिन अपने अपने समय पर काम ना कर पाए और अब काम हो रहा है तो विरोधी बद सियासत है। समझ से परे, दीजिए इजाजत, रखिए अपना ख्याल, नमस्कार।